हेलो, स्वागत है आपका। आज हम पार्स और डीपार्स देखेंगे और साथ में हम देखेंगे एक एग्जांपल सब्स्टिट्यूट का कि रियल वर्ल्ड में और कैसे चल सकता है ये। तो सबसे पहले पार्स और डीपार्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपने सेशन को और यहाँ पर हम लिखते हैं x इक्वल टू ए, ठीक। और हम कहते हैं गेट x, ए आ जाता है, राइट। इसी तरह आप गेट आइरिस लिखोगे, अगर आइरिस को कोट में भी डाला हुआ है तो भी आपको आइरिस मिल जाएगा, राइट। तो ये काम करता है, हमको ये पता है। सेम चीज को पार्स के थ्रू से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्स कैसे काम करता है? पार्स में आप लिखते हो टेक्स्ट इक्वल टू जो कोटेड ऑब्जेक्ट है ए एक्स, राइट। तो एक्स कोटेड है, जैसे गेट में एक्स कोटेड था, राइट। तो इसको आप चलाओगे तो एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट एक रिटर्न होगा। अभी एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है 1 मिनट में आते हैं उस पर। इसको आप इवेल्युएट कर सकते हो, ए आएगा। एक और चीज आप कर सकते हो, अगर मान लो इसी चीज को मेरे को दूसरे तरीके से देखना हो, सो ध्यान देना दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। पार्स टेक्स्ट इक्वल टू एक्स, सो इसकी वैल्यू 2 आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर हम कोटेड एक्स को ए में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम बेयर एक्स को, कोटेड नहीं है जो, उसको हम 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है? एक्स से ए में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसको आप खाली अंदर को चलाओगे ना तो आपको एक्सप्रेशन में ए ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन में एक्स ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इन दोनों में अंतर है, ये कोटेड एक्स और अनकोटेड एक्स में अंतर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। ये एक बात हो गई। जो पार्स है इसका एग्जैक्ट उल्टा डी पार्स होता है। मतलब इसको हमने कोट से अनकोट कर दिया है, अनकोट से अगर कोट करना हो तो डी पार्स यूज करेंगे। तो कहने का मतलब अगर मैं कहता हूँ कि डी पार्स करना है मेरे को, ठीक है। तो डी पार्स करना है तो किसको कैसे डी पार्स करोगे? ठीक है, ये डी पार्स हो जाएगा। अच्छा, और कैसे कर सकते हो डी पार्स? ठीक है। तो देखने में ना ऐसा लगता है स्ट्रिंग कन्वर्जन है, बट ये थोड़ा अलग है। अभी इसी चीज को आप ध्यान से देखोगे तो ये कोट का कोट है, बेसिकली ये कोट का कोट कर रहा है। अगर ध्यान दो आप, सो अगर टू स्ट्रिंग करते हो, मतलब अगर आप कोट बनाते हो तो आप देखोगे सिर्फ डबल कोट ही आता है इसमें, ठीक है ना। बट यहाँ पर नहीं, ये कोट ए का कोट बन रहा है, राइट। सो थोड़ा सा अंतर है डी पार्स और स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग में, तो एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है। दूसरा क्या है, आप यहाँ पर ना जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये एग्जांपल चला करके यहीं पर देख सकते हैं। सो आर के डॉक्यूमेंटेशन को चलाना भी बहुत आसान है। मतलब आप जैसे ये है, इसको आप सेलेक्ट करो और कंट्रोल एंटर मार दो, देखो चल गया ये, ठीक है। सो इसमें आप देखोगे इसको आपको ये 4 ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, बट ये आर्ग्स एलएम को आप प्रिंट करोगे ना तो ये एक बड़ा सा, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट का बताता है फंक्शन के अंदर में कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। बट इसको ये इस तरह से ब्रेक कर देता है। अब ये इस तरह से क्यों ब्रेक कर रहा है? तो इसका भी इलाज डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है कि ऐसा डिपार्स क्यों करता है। तो ये कहता है कि भाई विड्थ डॉट कट ऑफ जो है 60L है, इसको आप बढ़ा दोगे तो ये जो हो सकता है 4 की जगह कुछ और नंबर ऑफ वेक्टर्स में कन्वर्ट भी कर जाए। तो डी पार्स जो है इस लेंथ की वजह से इसको 4 उसमें कन्वर्ट कर रहा है, नहीं तो ये ज़्यादा या कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने पैरामीटर को कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये 60L बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। सो डी पार्स पार्स का उल्टा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप अगर बोलते हो कि डी पार्स ऑफ एक्स और फिर लिखते हो पार्स ऑफ टेक्स्ट ऑफ दिस, सो ये एक्सप्रेशन ए है और फिर आप इसको इवेल्युएट करते हो तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है ना। सो एग्जैक्टली उल्टा है अगर आप देखो पार्स का डी पार्स। तो अब ये यूज कहाँ कर सकते हैं? तो मान लो मेरे पास एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, डेटा टेबल बनाते हैं। तो मैं डेटा टेबल बना लेता हूँ, डेटा डॉट टेबल नहीं है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने एक नया सिस्टम ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो बहुत सारे पैकेजेस मिसिंग आते हैं इसमें। इसको 2 मिनट लगेगा कंपाइल होने में, तब तक हम एक टेबल छोटा बना लेते हैं, ठीक है। हम डेटा फ्रेम डेटा डॉट फ्रेम और x इक्वल टू 1 10 4 7 ऐसा लिख लेते हैं। और दूसरा एक और टेबल ले लेते हैं, C A J
रैंडम है सब, एम, ये मेरा डेटा फ्रेम हो गया। ठीक, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेटा टेबल में। ठीक, कुड नॉट फाइंड क्योंकि मैंने लाइब्रेरी लोड नहीं किया, लाइब्रेरी लोड कर लेते हैं और हम चला लेते हैं। अब मेरा डेटा फ्रेम जो है डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब डेटा टेबल में हम कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 4। ठीक, तो ऐसा करोगे तो 2 रिकॉर्ड आता है। अब व्हाट इफ ये कंडीशन आपको कहीं पर सेव स्टोर्ड मिली, मान लो जैसे ये कंडीशन मेरे को ये स्टोर्ड मिले। अब इसको मैं यहां पर लिखता हूं और चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं चलेगा डेफिनेटली। अच्छा, व्हाट इफ मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करूं, तो ये भी नहीं चलता। यहां पर जाके आपका पार्स काम आ जाता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं पार्स और टेक्स्ट इक्वल टू दिस, और इसको इवैल्यूएट जरूर करूंगा वरना नहीं चलेगा ये। तो आप कहोगे कि क्या ऐसा कभी होगा? शायद ऐसा होगा, मेरे साथ हुआ है। तो कभी ऐसा आपको अनफॉर्चुनेटली इस तरह से डेटा मिले जहाँ पर कंडीशन आपको कोई इस तरह से किसी फाइल से ऐसी आ रही हो जो कोटेड हो और उसको आपको इवैल्यूएट करना हो, तो आप हमेशा पार्स और इवैल यूज कर सकते हो। ठीक है ना? इसका करने का और भी तरीका होगा, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट और इजियर वेज, बट ये भी एक तरीका है। ठीक है ना? सो मैं बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बस ये पता होना चाहिए, कई बार इस तरह की चीजें ना वियर्ड वे में यूजफुल हो जाती हैं। तो आई होप ये पार्स और डीपार्स का एक छोटा सा कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गया हो। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ggplot का और इस पूरे मेटा प्रोग्रामिंग की कहानी को खत्म करते हैं। सो मान लो एक मेरे पास डेटा है आइरिस, और मेरे को मान लो एक प्लॉट बनाना है सेपल लेंथ का फॉर ऑल स्पीसीज। ठीक है, सो मान लो डेंसिटी प्लॉट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ggplot। मैं लाइब्रेरी ggplot पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, ggplot2, और लिखता हूँ लाइब्रेरी ggplot एंड डेटा में लिखता हूँ आइरिस। AES में लिखता हूँ x इक्वल टू सेपल डॉट लेंथ। फिल में मैं लिखता हूँ स्पीसीज, और मैं कहता हूँ जियोम अंडरस्कोर डेंसिटी। इसको चलाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया। अच्छा, इसमें एक अल्फा भी डाल देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। अल्फा भी डाल देते हैं, अल्फा इक्वल टू 0.5, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इसमें। ओके, ये ब्लैक बॉर्डर भी हटा देते हैं। तो ब्लैक बॉर्डर के लिए मैं लिख देता हूँ कलर इक्वल टू स्पीसीज। ठीक, थोड़ा बेटर लग रहा है। ओके, सो ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर मैं बोलूं आपको कि फंक्शन के अंदर रैप करके चलाओ, तो आप जब इसको फंक्शन के अंदर चलाओगे ना, प्लॉट, तो मैं कहता हूँ gg फंक्शन। सो मैं कहता हूँ यहाँ पर पैरामीटर नहीं डाल रहा, मैं चुपचाप इसको चिपका दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या क्या इनपुट है, तो ये डेटा मेरा इनपुट है, कॉलम ये इनपुट है, और ये तीसरा कॉलम ये इनपुट है। तो मैं लिख सकता हूँ डेटा कंटिन्यूअस कॉलम CTS कॉल, और दूसरा है कैट कॉल। ठीक, तो डेटा आइरिस की जगह मैं डेटा कर देता हूँ, कंटिन्यूअस कॉलम की जगह मैं सेपल लेंथ की जगह मैं कंटिन्यूअस कॉलम लिख देता हूँ, एंड इसकी जगह कैट कॉल लिख देता हूँ। ठीक है, कैट अंडरस्कोर कॉल, एंड इसकी जगह पे कैट कॉल लिख देता हूँ। ठीक, और इसको चलाते हैं। ठीक है, सो प्लॉट। अब इसकी जगह मैं लिखता हूँ आइरिस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेपल डॉट लेंथ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पीसीज। क्या ये कोड चलेगा? क्वेश्चन ये है, नहीं चलेगा। रीजन ये है कि मैं जब यहाँ पर सेपल डॉट लेंथ लिख रहा हूँ तो ये कहीं डिफाइंड होना चाहिए। इस तरह से अगर मैं पैरामीटर पास करता हूँ तो इसको कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे को ये सेपल डॉट लेंथ जो है आइरिस में ढूंढना है। मैं इसको कहीं बता ही नहीं रहा हूँ। तो आइडियली ये क्या करेगा, ये तो अपने आप को ग्लोबल इन्वायरमेंट में ढूंढेगा और वो इसको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, और सेपल डॉट लेंथ जो है नहीं मिलेगा और एरर आ जाएगा। अच्छा, तो बहुत लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है इसको कोट कर दो, तो इससे ये प्लॉट सही नहीं आएगा। आप चला के देख सकते हो। ठीक है, तो प्लॉट गलत आएगा। इसका फिक्स का एक तरीका है, सिंपल तरीका है। यहाँ पर AS की जगह AS स्ट्रिंग कर दो आप, और ये चलाओगे तो अब चल जाएगा ये। ठीक है, ये एक तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये और ये ठीक तरीका है, अच्छा तरीका है। बट अगर आप इसको नहीं बदलना चाहते हो ना, तो इसमें एक और चीज आप कर सकते हो।
इसमें आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, cts कॉल में लिखोगे सब्स्टिट्यूट cts कॉल, और यहाँ पर इसको आप कर दोगे इवैल्यूएट। इसी तरह आपका कैट कॉल जो है, इसको आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट कैट कॉल, ठीक है, और यहाँ पर सेम चीज आप इवैल ऑफ कैट कॉल। डन। अब इसको आप चलाओगे एफ प्लॉट को तो बढ़िया चलेगा। तो सब्स्टिट्यूट वही कर रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो इसको इसके इवैल्यूएशन को रोकता है और इसके इवैल्यूएशन को वहाँ इवैल्यूएट करता है जहाँ आप एक्चुअली इवैल्यूएट करना चाहते हो। और इस केस में चूंकि हम कोई कुछ पास नहीं कर रहे तो इसको करंट इन्वायरमेंट में ये ढूंढेगा, और करंट इन्वायरमेंट में इसको चूंकि एक डेटा फ्रेम है पड़ा हुआ, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस डेटा फ्रेम में इस वेरिएबल को ढूंढना है मुझको, और वहाँ से ये ढूंढ करके काम कर लेगा। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा हुआ था इस तरह का, ये बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल है। सो कई बार आपको जब बिना डबल कोट के वेरिएबल को पास करना हो तो आप पास कर सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि आप कैसे उसको उसी इन्वायरमेंट में ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। माइंड यू, दो चीज़ है यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, इवैल्यूएट का अपना एक इन्वायरमेंट होता है और सब्स्टिट्यूट का अपना इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर इनविर पेरेंट डॉट फ्रेम है, हम इस केस में पेरेंट डॉट फ्रेम जो होगा इस केस में तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा, मतलब यहाँ पर तुम इन्वायरमेंट भी लिख सकते हो। और यहाँ पर इनक्लोज, अगर तुम्हारा पास डेटा फ्रेम है, मतलब यहाँ पर देखो ये लिखा है रेलेवेंट व्हेन इनविर इज अ पेयर लिस्ट और अ डेटा फ्रेम, तो अगर कोई डेटा फ्रेम है तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ना रेलेवेंट है। अगर यहाँ पर आप इसको देखा जाए तो यहाँ पर आप इसको इन्वायरमेंट भी दे सकते हो। तो इन्वायरमेंट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर इन्वायरमेंट लिखोगे, पेरेंट डॉट फ्रेम मत लिखना वरना वही होगा, और यहाँ पर भी आप इन्वायरमेंट, और इसको चलाते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है, बस ये थोड़ा सा वियर्ड आ रहा है आपको ये आउटकम, बट नेवरदलेस ये जो आउटकम है ये गलत नहीं है, इट्स राइट, ठीक है ना। सो ये आप तो अगर आप पेरेंट फ्रेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पेरेंट फ्रेम लिखोगे तो अगेन वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में जाकर ढूंढने की कोशिश करेगा जहां पर ये फंक्शन इवैल्यूएट होगा, ना कि इवैल इवैल्यूएट हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो पेरेंट फ्रेम डिफॉल्ट होता है इवैल का, वो करंट फ्रेम में उसको इवैल्यूएशन देखता है जो डिफॉल्ट होता है, लेकिन जब आप टाइप कर देते हो इस पर तब वो उस फ्रेम में उसको नहीं देखता, वो उसके कॉलर स्कोप, मतलब जहां पर वो फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर ढूंढता है। तो ये अंतर है जो दिमाग में एकदम अच्छे से डाल लो, इवैल्यूएशन के वक्त काम आएगा। सो आई होप ये समझ में आया हो। ये आखिरी एक्सरसाइज था मेटा प्रोग्रामिंग का, और इसके बाद मैं मेटा प्रोग्रामिंग अगर कभी पढ़ाऊंगा तो हम आर लाइन को सीधा देखेंगे, वो और इंटरेस्टिंग है, और उसमें बहुत सारे एक्सपर एन एक्सपर बहुत सारे इस तरह के फंक्शन है। उसमें कंसेप्ट एक नया आ जाता है क्लोजर का, जो क्लोजर और कोट्स का कॉम्बिनेशन है। सो अगर उसको समझना है तो आगे देखेंगे, पर उससे पहले मैं कुछ और वीडियोस डालूंगा जो आर से नहीं होगा, जो पाइथन से होगा, और उसके बाद में भी लेटर ऑन, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, पूरे पूरी दुनिया में बहुत लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, और सही बात भी है। मतलब आप देखो तो 90% टाइम आप बिना इसके भी काम चला लोगे अपनी लाइफ में, आपको कुछ होगा नहीं, आप हमेशा देयर इज ऑलवेज अ वे आउट विदाउट यूजिंग एनएससी या क्या कहते हैं इसको, मेटा प्रोग्रामिंग। लेकिन ठीक है, गुड टू नो, पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आई थिंक आपको ठीक लगा हो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, आई होप आपने एंजॉय किया हो। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए अपना, और टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिए, और जय हिंद जय भारत।